Alright, ladies and gentlemen, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। लंबी हॉलीडेज के बाद मिल रहे हैं, कल मार्केट खुलेगा। बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करनी है। हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हो चुकी है, कुछ हुआ कि नहीं। हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे स्पीच की, इम्पोर्टेंट पॉइंट की। हम बात करेंगे भारत के साथ एक अच्छी खबर की, और हम व्यू बनाएंगे सारी चीजें देखने के बाद, यानी टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन, एफआईआईडीआई, डेटा, सारी चीजें देखने के बाद व्यू क्या बनेगा उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में मैं पहले ही बता दूं, मैंने अपनी रिसर्च कर ली है और मेरा व्यू बन रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव। मैं वीडियो के पहले ही बता दे रहा हूं, सारे आंकड़े देखने के बाद मेरा नजरिया बाजार पे हल्का सा पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो रहा है। मेरा व्यू ये बन रहा है कि ये मार्केट में अब ना कुछ इंपॉर्टेंट लेवल टूटने से पहले मंदी नहीं करेंगे। ये मेरा व्यू बन रहा है। और अगर आप मेरे से स्पेसिफिकली पूछोगे, मैं कहूंगा कि जब तक 24,350, इंग्लिश में 24,350 इस लेवल के नीचे नहीं जाते ना, नई मंदी या आपको लंबी शॉर्ट करने का कोई अपॉर्चुनिटी मेरे को नजर नहीं आ रही है। क्यों ऐसा है, अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा डेटा के बेसिस पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ मेरी रिसर्च, मेरी एनालिसिस है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसको किसी भी रूप और प्रकार में रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। दूसरी बात है, आप लोग के सपोर्ट से ये चैनल पॉसिबल है। थैंक यू सो मच जिसने भी लाइक एंड सब्सक्राइब लास्ट वीडियो में किया था। आई रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। फिर से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, वैल्यू मिलती है, प्लीज इस तरह से अपने कृपा बनाए रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बहुत हेल्प मिलती है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बात करें, ट्रंप और पुतिन। ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात हुई है, कोई बड़ी बात निकल के नहीं आई है, मतलब कोई समझौता नहीं हुआ है, बस मिले हैं। इनफैक्ट मीटिंग के लास्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से कहा कि उम्मीद करते हैं जल्दी हम फिर से मिलेंगे। ये वैसी ही बात है जैसे आप अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाते हैं और सोचते हैं कि यार फिर से मिलने का कब मौका मिलेगा। और पुतिन का लगभग वैसा ही आंसर था। पुतिन ने कहा रशिया आओ तब बताते हैं। ये वैसा ही आंसर है जैसे वो आपकी होने वाली गर्लफ्रेंड आपसे बोलती है कि घर आओ भैया से मिलवाती हूँ। ये लगभग वैसा ही था। मतलब पॉइंट ये है कि इस मीटिंग में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, कोई भी समझौता नहीं किया गया है। पुतिन ने अपनी तरफ से सीधे सीधे एक बात बोल दी है कि हमने जो इम्पोर्टेंट यूक्रेन के हिस्से पे कब्जा किया है ना, ये मैं वापस नहीं करूंगा। अगर यूक्रेन चाहे और एक्सेप्ट कर ले कि मैंने जितना हिस्से पे कब्जा कर लिया है वो मैं आपको वापस नहीं करूंगा, अगर ये चीज यूक्रेन मान ले तो हम शांति समझौता करेंगे। यानी पुतिन ने बॉल दी किसको, ट्रंप को। अब ट्रंप ने बॉल दी है यूक्रेन को। यूक्रेन ये चीज एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, ना यूरोप रेडी है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये पहला कदम है। इतनी बड़ी चीजों में ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि पहली मुलाकात में कोई निर्णय निकल जाएगा। ये छोड़ते हैं। दूसरी बहुत बड़ी खबर पे आए, बहुत बड़ी खबर। दूसरी बहुत बड़ी खबर है, भारत की ना रेटिंग बढ़ गई है। उम्मीद करता हूं ये चीज अभी तक आपको पता चला होगा। रेटिंग बढ़ने से, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप जानते हैं हर एक देश की अपनी रेटिंग होती है। वो रेटिंग कौन देता है, रेटिंग एजेंसी देती है। ये रेटिंग एजेंसी कौन है, विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में तीन बड़ी रेटिंग एजेंसी है। कौन सी, एक फिच है, एक मूडी है, और एक S&P ग्लोबल है। लगभग सबके ऑफिस आपको भारत में मिल जाएंगे। ये देशों को रेट करती हैं किस बेसिस पे, कि उनकी अर्थव्यवस्था किस तरह की है, क्या उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसमें हम पैसा लगा सकें, यानी निवेश के लायक है। जिस भी देश की रेटिंग अच्छी होती है, वो जो इंटरनेशनल निवेशक होते हैं ना, बड़े बड़े निवेशक, वो ये रेटिंग देखते हैं, कहते हैं अच्छा भारत की रेटिंग इस स्तर के ऊपर है, ठीक है तो मैं भारत में इतना मिलियन पैसा डालूंगा। अच्छा स्वीडन की रेटिंग भारत से ऊपर है तो मैं स्वीडन में उतना पैसा डालूंगा, ज्यादा पैसा डालूंगा। तो ये इन्वेस्टमेंट निर्णय लेने के लिए काम आती है। भारत की रेटिंग लगभग, जहां तक मुझे पता है, 17 से 18 वर्षों बाद बदली है, और अच्छे के लिए बदली है, यानी रेटिंग बढ़ी है। किसने बढ़ाई है पहले ये समझिए। अभी तीन रेटिंग एजेंसी है, तीन में से एक ने बढ़ाई है। किसने बढ़ाई है, S&P ग्लोबल ने।
स्टैंडर्ड एंड पुअर ने। एसएनपी ने भारत की रेटिंग ट्रिपल बी कर दिया। पहले ये क्या थी? ट्रिपल बी माइनस थी। यानी देखो, मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, एकदम सिंपल शब्द में बताऊं। पहले भारत एकदम बाउंड्री पे था। ट्रिपल बी माइनस का मतलब होता था कि ये वो आखिरी रेटिंग है जहां पे आप निवेश कर सकते हो। यानी जो भी देश ट्रिपल बी माइनस के नीचे है ना, लगभग निवेशक उन देशों में निवेश करना पसंद नहीं करते हैं। भारत 2007 से ट्रिपल बी माइनस से बैठा हुआ था, 2007 से। अब क्या हुआ है, एसएनपी ने इस रेटिंग को बढ़ा के ट्रिपल बी कर दिया। यानी कहा है भारत की अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसलिए रेटिंग बढ़ाई है। अगर आप थोड़ा सा देखते हैं ये सारी चीजों को, तो भारत में बड़े बड़े मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि ये रेटिंग एजेंसी हमारा अच्छे आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद हमारी रेटिंग नहीं बढ़ा रही है। फाइनली जाके रेटिंग बढ़ी है, और ये बहुत 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 पॉजिटिव बात है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, हो सकता है आपको याद भी हो, लगभग 4 से 6 महीने पहले अमेरिका की खुद की रेटिंग घटाई थी। फिच, जो खुद एक रेटिंग एजेंसी है, उसने अमेरिका की रेटिंग सबसे हाईएस्ट रेटिंग से एक कदम नीचे कर दी थी। यानी अमेरिका एक तरफ जहां पे रेटिंग खो रहा है, वहां पे भारत अपनी रेटिंग बढ़ा रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत अच्छी खबर है ये, फ्रैंकली। दूसरी बात है, आपने मोदी जी की स्पीच तो सुनी होगी, लाल किले से जबरदस्त स्पीच दी है। लेकिन जो बाकी स्पीच है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट आपको बता देंगे। लेकिन उस स्पीच में दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बाजार के लिए बड़ी अच्छी हैं। सबसे पहला, मोदी जी का पूरा फोकस कि भारत में एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरियां बढ़े और लोग प्राइवेट नौकरियों की तरफ भी जाएं। इस देश में आधी समस्या यही है कि आदमी अपना पूरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट जीवन का वर्ष होते हैं ना, 20 साल से 30 साल, ये पूरा निकाल देता है कोचिंग में। कोचिंग करनी है, कोचिंग करनी है, कोचिंग करनी है, और उसमें पूरा उसका जीवन बर्बाद है। जिसका सिलेक्शन हो रहा है, बाय गॉड उसका बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो तो अपना पूरा यूथ बर्बाद कर दिया। अब वो देश के प्रति कुछ ज्यादा करने के लिए सक्षम रह नहीं जाता है, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन काल कोचिंग में बिताया, वो प्राइवेट नौकरी के लायक भी नहीं रह जाता है। तो मोदी जी ने ये चीज समझा कि देखो, भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो सिर्फ किसी छोटे छोटे कारणों की वजह से नहीं है। उसमें से एक बहुत मुख्य कारण ये है कि हम लोग को दीवाना है हम लोग सरकारी नौकरी के। मोदी जी ने कहा कि जो भी पहली प्राइवेट नौकरी पाता है, उसे 15,000 रुपए मिलेंगे। इंसेंटिव है, बहुत अच्छी चीज है ये। दूसरी बात है, उन्होंने ये भी बोला कि जो एम्प्लॉयर है, जो नौकरी दे रहा है, जो नौकरी प्रदान कर रहा है, उसको भी हम इंसेंटिव देंगे नौकरी प्रोड्यूस करने के लिए, और मंथली बेसिस पे इंसेंटिव देंगे। यानी मोदी जी का फोकस है कि भारत से किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट कम किया जाए, और उसके लिए प्राइवेट क्षेत्र पर उनका बहुत बड़ा फोकस होना बिल्कुल सही दिशा में देश को ले जाने का कार्य है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। पर अगर मेरी इस ओपिनियन को हटा भी दीजिए, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, एक बार अपना पॉलिटिकल चश्मा हटा दीजिए, मैं भी पॉलिटिकल चश्मा हटा देता हूं। अगर सिर्फ बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो ये पॉजिटिव है ना, ये रियली में पॉजिटिव है। ये एक इंसेंटिव दिया जा रहा है, तो बाजार को अच्छा लगेगा। दो अच्छी खबरें भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आपने सुन ली हैं। तीसरा पॉइंट है, भारत में एक बहुत बड़ी परेशानी है अभी तक जीएसटी की। ये जो टैक्स आया था, वो सिंप्लीफाई करने के लिए आया था, ताकि टैक्स बर्डन ज़्यादा ना पड़े, इसको ज़्यादा मुश्किल ना पड़े आम आदमी के लिए। लेकिन जीएसटी, आप समझ रहे हो ना भाई, बहुत, जो व्यापारी है बहुत परेशान है, कई सारे व्यापारी परेशान है जीएसटी से। अब अपनी स्पीच में, इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में पहली बार किसी ने टैक्सेशन की बात की होगी, और जीएसटी की बात आई है कि जीएसटी में सुधार किए जाएंगे। अगर ये बोला है और लाल किले से बोला है, और ये सुधार ऐसा नहीं है कि उनको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए विपक्षी दलों का इसको करने के लिए। ये तो सरकार के पास स्वतंत्रता है कि वो खुद ही किसी भी दिन जीएसटी में बदलाव कर सकती है। हाँ, आप कहेंगे कि बिल लाएगी तो पास तो कराना पड़ेगा, लेकिन ये बिल तो पास हो जाएगा। लोकसभा में उनके पास ऑलरेडी उतनी सीट है, एनडीए घटक दलों के पास है। तो अगर बिल लाएंगे तो पास होना लगभग लगभग निश्चित है। यानी इससे हमें समझ में आता है कि यार जीएसटी में बड़े बदलाव आने हैं, प्राइवेट सेक्टर पे फोकस है,
पॉलिसी डिसीजंस क्लियर है कि भारत को किस राह पे ले जाना है, और तीसरी बात है रेटिंग भारत की बढ़ना। अगर आप इसको पूरे संदर्भ में देखें तो ये भारत में बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट दे रहा है। देखिए, दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कभी भी आप शायद सीएनबीसी जैसे चैनल सुनेंगे तो आपको ये दोनों शब्द देखने को मिलेंगे। माइक्रो होता है छोटी छोटी कंपनियों से रिलेटेड, अरे रिलायंस में आज ये हो गया, टीसीएस में ये हो गया, ये सब माइक्रो है। मैक्रो वो होते हैं, वो निर्णय होते हैं जो पूरे बाजार, पूरी अर्थव्यवस्था पे इंपैक्ट करते हैं। जैसे लॉकडाउन करना एक मैक्रो निर्णय था, प्राइवेट में फोकस करना ये एक मैक्रो निर्णय है, जैसे जीएसटी में बदलाव करेंगे ये एक मैक्रो निर्णय है। ये ऐसे डिसीजन होते हैं जिसका प्रभाव मात्र 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं चलता है, इसका प्रभाव आपको सालों दर सालों चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अब अगर मैंने इन्वेस्टर्स की बात कही है तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस परिप्रेक्ष्य में आपको यह भी समझना होगा कि भारत के निवेशकों की जो मैच्योरिटी है उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आपका एमफी का डाटा आया था, उसमें क्लियर कट निकला था कि एसआईपी के नंबर 28,000 करोड़ से ज्यादा जा चुके हैं। भारतीय निवेशक इक्विटी फंड में मतलब और ज्यादा पैसा डाल रहे हैं, वो भी उस समय पर जहां पर भारत का बाजार पैसा नहीं दे रहा है, रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन निवेशक इससे डर नहीं रहे, पीछे नहीं हट रहे हैं, उनकी मैच्योरिटी है कि वो और पैसा डाल रहे हैं। इसीलिए तो एफआईआई की ऐतिहासिक बिकवाली के बावजूद हमारा बाजार गिरा नहीं है। मेरे पॉजिटिव होने के पीछे अचानक से आप सोच रहे हो कि कैसे ये बंदा पॉजिटिव हो गया, ये सारी चीजों को मैं कैसे नकार दूं, मैं कैसे नकारूं। आप मेरा एक बार पॉइंट सुनिए, हमें बहुत ज्यादा टेक्निकल ऑप्शन चेन में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो निगेटिव होना मुश्किल है। क्यों? एक बार आप पॉइंट वाइज सुनिएगा। पहला पॉइंट, अभी तक पिछले 1 महीने में आपने देखा एफआईआई की ऐतिहासिक रूप में बिकवाली हुई है, यह बात सत्य है। आपने ये भी सुना कि एफआईआई अभी तक ऐतिहासिक रूप में सबसे कम इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बना चुका है। ये 2020 में जो अटैक हुआ था वायरस का, उससे भी कम लेवल पर आ चुका है। तो एफआईआई ने तो अपने पुरजोर, अपने पूरा दम लगा दिया कि भारत में शेयर्स बेचें, और बेचा भी है, आंकड़े आपने देखे हैं। लेकिन फिर भी भारत का स्टॉक मार्केट गिरा नहीं बहुत ज्यादा, ऊपर से टॉप से देखेंगे तो गिरा है, लेकिन अभी भी कोई इंपॉर्टेंट स्तरों को तोड़ा ही नहीं है। दूसरी बात है, डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ जितना खराब कर सकते थे लगभग उन्होंने उतना खराब कर दिया। 25% का टैरिफ ऑलरेडी लगा चुके हैं। 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगभग आई थिंक 26 तारीख से हमारे ऊपर लग जाएगा। यानी कुल मिला के भारत पे कितना टैक्स लग गया है टैरिफ के नाम पर? 50%। टैरिफ को मैं टैक्स बोल रहा हूं, दो हम लोग पे नहीं करते, ये खुद अमेरिकी सिटीजन पे करते हैं, अगर मैं क्लियरली बोलूं। बट समझिए पॉइंट को, 50% टैरिफ लगाए भारत के ऊपर। और किस देश पे 50% लगाए? ब्राजील के ऊपर। और किस देश पे? किसी पे नहीं। चाइना पर भी 50% अभी तक तो फिलहाल नहीं लगा है। यानी पॉइंट ये है कि भारत विश्व में अमेरिका के साथ ट्रेड की बात करें तो 50% टैरिफ झेल रहा है। इतनी बुरी खबर होने के बावजूद बाजार आपका 24,000 के स्तर को नहीं तोड़ रहा है। एफआईआई ने पुरजोर मंदी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप जितना बुरा कर सकते थे भारत के साथ उतना बुरा किया, और इतना बुरा किया जो हम लोग सोच भी नहीं पाए। इसके बावजूद भारत का बाजार नहीं गिरा। यानी हमने क्या किया? हमने सारी निगेटिव खबरों को पचा लिया है। तो किस मुंह से मैं जाके बोलूं कि यह बाजार शॉर्ट करने का है? जब बाजार 24,350 तोड़ देगा तो बाजार मुझसे कहेगा कि अब मैं निगेटिव होने के लिए तैयार हूं। जब तक बाजार ये कार्य नहीं कर रहा है, इसको देखते हुए कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ है, तब भी हमने 24,350 नहीं तोड़ा, उसको बचाया हुआ है। लॉजिक ही नहीं है कि मैं और ज्यादा निगेटिव हूं जब तक ये स्तर नहीं टूटता है। अब पॉजिटिव चीजें देख लीजिए। पॉजिटिव चीजें मैंने आपको गिरा दी है। जीएसटी की बात है, प्राइवेट पे फोकस है, आपका एसएनपी ग्लोबल ने रेटिंग बढ़ाई है, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है। तो अब देखिए काफी पॉजिटिव पॉइंट भारत के साथ निकल के आ रहे हैं। तो
इसलिए जो मैंने स्टेटमेंट वीडियो के शुरू में दी उसके पीछे के आंकड़े या रिसर्च या आप कह लीजिए एनालिसिस ये है। हम टेक्निकल पे भी नहीं गए, हम ऑप्शन चेन पे भी नहीं गए, मैं आपको घुमाया भी नहीं बड़ी बड़ी बातों में, सिंपल है ये सारी चीजें। अब अगर आप टेक्निकल पे आ जाइए तो इसी चीज को मैं दूसरे एंगल से बताऊंगा। टेक्निकल में सबसे पहले आप खुद चार्ट लेके बैठिए, वीकली टाइम फ्रेम लगाइए निफ्टी पर। अगर आप निफ्टी पे वीकली टाइम फ्रेम लगाएंगे तो आपको ये महान कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसको मैं बेयर बुलिश एनगल्फिंग कहूंगा। क्या है बुलिश एनगल्फिंग? क्या ये परफेक्ट बुलिश एनगल्फिंग है? जी नहीं। लेकिन क्या जीवन में कुछ भी परफेक्ट है? जी नहीं है, आप भी जानते हैं। तो जब जीवन में कुछ भी परफेक्ट नहीं है तो कैंडल क्यों परफेक्ट होगी? तो इतनी चीजें चलती है। दूसरी बात है, आप इन दोनों कैंडल का बॉटम पकड़िए, ये सेम बॉटम आता है, इसको ट्वीजर बॉटम, अगर आप बुलिश एनगल्फिंग नहीं कहना चाहते तो इसको ट्वीजर बॉटम कह सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि इन दोनों के बॉटम से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, जो हमने पहले डेली टाइम फ्रेम पे खींच चुके हैं हम लोग। वो स्तर जो निकल के आता है वो 24,350 का निकल के आता है। अब जब तक ये स्तर तोड़ नहीं रहा है, ये बुलिश फॉर्मेशन है, टेक्निकल पे बुलिश फॉर्मेशन है। चलिए मैक्रो आपको नहीं मानना, मत मानिए, टेक्निकल पे जाइए, ये बुलिश फॉर्मेशन है। बुलिश फॉर्मेशन का टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है? जब तक उसकी बॉटम, उस फॉर्मेशन की बॉटम टूटती नहीं है तब तक स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते हैं। यही कहती है ना, यही बेसिक है। तो पॉइंट ये है कि ये बची हुई है वीकली पर। डेली पे आ जाइए, डेली पे आ जाइए तो डेली पे हम लोग ऑलरेडी ये चीज ड्रॉ कर चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात है, अगर आप ऊपर के साइड आइए तो 24,700 पे रेजिस्टेंस बन रही है, यानी सपोर्ट हमें पहले से पता है। रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे 24,700 पे बन रही है। क्यों? लगभग 3 सेशन तो प्रॉपर है जहां पे आपने अपर विक रिजेक्शन दिया है, तो 24,700 के ऊपर निकलेगा तो बाजार दम दिखाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर है। दूसरी बात है, ऑप्शन चेन पे आएंगे, ऑप्शन चेन पे कुछ भी नहीं है, मैं चर्चा नहीं करूंगा। रीजन क्या है? लंबी छुट्टी थी तो जो बड़े ट्रेडर्स थे, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा पोजीशन बनाई नहीं है, तो ओपन इंटरेस्ट की बात करना यूजलेस रहेगा, पुट कॉल रेशियो भी यूजलेस रहेगा, सारी चीज़ें यूजलेस है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स हल्का सा बढ़ के आया है, ये दूसरी बात है। लेकिन पुतिन ट्रंप की मीटिंग थी तो उसके अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इसका बढ़ के आना कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है जो अभी भी निगेटिव है, एक चीज है जो अभी भी निगेटिव है, वो है एफआईआई। एफआईआई रुक नहीं रहे। एफआईआई ने फिर से 2,000 करोड़ की बिकवाली की है, कैश में बड़ी है। उसके सामने लगभग 4,000 करोड़ की तो डीआई ने खरीद लिया है, अच्छी बात है। लेकिन एफआईआई की समस्या क्या है? इंडेक्स फ्यूचर इग्नोर कर दीजिए, कुछ किया ही नहीं है, 18 करोड़ की बिकवाली है, इग्नोर। स्टॉक फ्यूचर में 1,400 करोड़ बेचा, ये भी बड़ा है। पॉइंट ये है, अब मेरा ओवरऑल फाइनल थॉट प्रोसेस समझिएगा। आपने अच्छी चीजें सुन ली, बुरी चीज में सिर्फ यही है कि एफआईआई बेचा हुआ है, बाकी सारे ठीक है। और दूसरा बुरा आप ये कह सकते हो कि ट्रंप और पुतिन के बीच कुछ हुआ नहीं है। पर अगर मैं भारत के संदर्भ में बोलूं तो मुझे पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा दिख रहे हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 24,350 बड़ी सपोर्ट आ रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं तो एक पॉजिटिव फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। अब फाइनल स्टेटमेंट मेरा ये है, एफआईआई आप जानते हैं अब बहुत ज्यादा शॉर्ट है, अभी भी बहुत ज्यादा शॉर्ट है, और शॉर्ट कवरिंग तो अभी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए इन अच्छी खबरों के बीच डोनाल्ड ट्रंप का कभी मात्र एक अच्छा स्टेटमेंट आ गया, एक छोटा सा अच्छा स्टेटमेंट आ गया, मान लीजिए वो कहता है भारत पे मैं टैरिफ पोस्टपोन कर रहा हूं, या भारत पे मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा, या पुतिन और ट्रंप फिर से मिल रहे हैं, या यूक्रेन पे मैं दबाव बनाऊंगा युद्ध बंद करने का, छोटा भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गया, ये एफआईआई जो लगभग 1.25 लाख यानी 1.75 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा शॉर्ट बैठे हैं, अपने इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अथाह शॉर्ट करके बैठे हैं, अब मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूं, अब ये दिक्कत में आ जाएंगे, ये शॉर्ट कवरिंग करेंगे। और अगर ये शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो स्पीड में रिकवरी होगी, वो मतलब बुरा लॉस करा देगी मंदी वालों का। इसीलिए अब मैं, जब तक 24,350 आप तोड़ते नहीं हो तब तक बड़ी मंदी के पक्ष में नहीं हूं मैं पर्सनली। और ये मेरा आपको लॉजिक्स थे, आप हो सकता है इससे एग्री करें, हो सकता है ना करें, यही तो एनालिसिस की बात है। अब मैं फाइनली आपको जाते जाते लेवल बता दूं।
निफ्टी में दो बड़े सपोर्ट ध्यान रखेगा। पहला सपोर्ट है 24,550 से 24,500, 24,550 से 24,500। दूसरा बड़ा सपोर्ट, अब आप जानते हो, याद हो गया होगा, इतनी बार बोल चुका हूं, 24,400 से 24,350 सबसे बड़ी सपोर्ट है। डन, ये दो बड़े सपोर्ट। ऊपर रेजिस्टेंस 24,700 टेक्निकल के सामने बताया था, अगर ये टूटता है 24,700 से 24,735 तक है, ये 35 पॉइंट की है, ये तोड़ता है तो फिर 24,800 तक का ओपन हो सकता है। बट ओवरऑल एनालिसिस आपको क्लियर है। आज मैक्रो चर्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करता हूं ये एनालिसिस आपको पसंद आई है। अगर ऐसा, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू अगेन लेटर।